हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यू चैप्टर रिवाइज करेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 6 to मैं बोल सकता हूँ 7 मार्क्स, आपके 6 to 7 मार्क्स तक एग्जाम में आएगा। अगेन इसके अंदर आपका 6 मार्क करके चांसेस थोड़े से कम होते हैं आने के एग्जाम के अंदर, बट आपका 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आराम से आएंगे, प्लस आप में 2 या 3 आपके एमसीक्यू। बट अगर हम चेक करें इस बार का सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर में आपके जो डिबेंचर चैप्टर है उसकी केस स्टडी आई हुई है। आई थिंक 4 एमसीक्यूज हैं उसके अंदर जो आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डिबेंचर्स के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जब भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर की, और आप ध्यान देना कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास इक्विटी होती है और क्या होता है मेरे बच्चे, डेट होता है। या बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू समझो आप, इक्विटी होती है और क्या होता है, डेट। इक्विटी क्या होता है आपका, इंटरनल फंड्स होते हैं, राइट। और डेट क्या होता है आपका, आउटसाइड लाइबिलिटी। आई बात समझ। अब डेट जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है, दैट इज कंपनी की कमिटमेंट होती है। क्या होती है, कंपनी की एक कमिटमेंट होती है कि दैट इज कंपनी को इन डिबेंचर्स के ऊपर या डेट के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है मेरे बच्चे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यू नो व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब उनको आपको देना ही देना है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे कंपनी का लॉस हो। बट जब बात करते हैं हम इक्विटी की, इक्विटी में कोई कमिटमेंट नहीं होती। मतलब इक्विटी क्या होती है, एप्रोप्रिएट होती है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया आपका, इक्विटी को जब हम डिविडेंड देते हैं, वो डिविडेंड क्या होता है हमारा, एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूँ इक्विटी की, इक्विटी में एज सच कोई कमिटमेंट नहीं होती कि आप कब रीपेमेंट करोगे आप। पर डिबेंचर के अंदर एक कमिटमेंट होती है कब रीपेमेंट करोगे। जो डिबेंचर्स की हमारी लाइफ होती है मैक्सिमम 10 ईयर्स होती है इन रियल लाइफ। रियल लाइफ के अंदर जब डिबेंचर्स आते हैं तो इनकी जो लाइफ होती है मेरे बच्चे, कितनी होती है मेरे बच्चे, 10 ईयर्स। ठीक है जी, आइए जी हम देखते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे, डेट ऑफ अ कंपनी विच कंपनी हैज़ टू रीपे आफ्टर सर्टेन ईयर्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई आपकी। नंबर 1, डिबेंचर इज अ डेट ऑफ अ कंपनी विच कंपनी हैज़ टू रीपे आफ्टर सर्टेन ईयर्स। उसके बाद डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करा था, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आया था आपके पास, डिबेंचर्स आए थे। ठीक है, डिबेंचर्स के बाद क्या आए थे, बॉन्ड्स, और क्या था आपके पास यहाँ पर, लोन्स, और क्या था मेरे बच्चे, पब्लिक डिपॉजिट। याद आए चीज़। तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या, डेट ही तो है आपका। और आप याद करो हमने इसको कहाँ पढ़ा था, आपने रेशियो वाले चैप्टर्स में भी कवर अप करा था। ठीक है जी, तो जब हम बात करते हैं डेट, डेट एक ब्रॉड वर्ड है। डेट के अंदर क्या आता है, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, उसके अंदर आपके लोन्स भी आते हैं, और क्या आता है मेरे बच्चे साथ में आपका पब्लिक डिपॉजिट। क्या आता है, तो यहाँ से आपका बैलेंस शीट का एक एलिमेंट भी कवर अप होता है आपका। डन। तो बॉन्ड लाइक डिबेंचर्स is an acknowledgement of debt. The expression of bond is synonymous with the debt instrument where the rate of interest is not stated. तो बॉन्ड और डिबेंचर्स में फ़र्क क्या होता है, बॉन्ड के अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो पीरियोडिक इंटरेस्ट है। पीरियोडिक समझते हो क्या होता है, हर साल के एंड में हमें देना ही देना है। बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, वहाँ पर क्या होता है आपका, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉन्ड इशू करा ईयर 0 में, और बॉन्ड को मैं रिडीम कर रहा हूँ आफ्टर 5 ईयर्स, तो इन बिटवीन आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट से फॉर एग्जाम्पल जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो उसको इशू हम कितने में करेंगे पता है आपको, हमने इशू करा उसको 400 में। मतलब आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट अच्छा खासा देंगे। 400 का बॉन्ड है, हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, 1000। अगर कॉमन सेंस लगाओ आप, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट ही है, पर वो इकट्ठा मिल रहा है विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। आई बात समझ। तो यहाँ पे ये बात आपको चेक करनी है। इन केस ऑफ बॉन्ड आपके पास क्या होता है, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ आपको रिडीम वैल्यू होती है। क्या होती है आपके पास, रिडीम वैल्यू। डन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, आपके पास 0 कूपन बॉन्ड होते हैं, और क्या होता है मेरे बच्चा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड।
जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड में फ़र्क क्या होता है? नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं हमारे बच्चे? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? 3 to 5 ईयर्स। क्या हो गया मेरे बच्चे? 3 to 5 ईयर्स। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 to 20 ईयर्स। बात समझ आई? तो तभी वर्ड है डीप डिस्काउंट। वर्ड क्या आपका? डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट हम क्यों देंगे? बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए इशू कर रहे हैं हम। ऑल वेल। तो यहाँ पर हमने बहुत चीज़ें सीखी। अभी हमने सबसे पहले अगर पॉइंट करूँ मैं आपसे, ठीक है, हमने क्या देखा? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? डेट आता है और इक्विटी आती है। व्हाट इज डेट? डेट क्या होता है आपका? दैट इज आपका आपका लोन होता है आपका एक, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमें क्या करना है? एक फिक्स इंटरेस्ट देना है, प्लस साथ में क्या होती है? इसकी रीपेमेंट होती है। जो इक्विटी होती है उसमें आपका कैपिटल हो गई, जिसके अगेंस्ट दैट इज आपको डिविडेंड देना है, ठीक है। उसकी रीपेमेंट कब होगी? कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती। ये जो होता है आपका चार्ज होता है, पर ये जो होता है आपका क्या होता है मेरे बच्चे? एप्रोप्रिएट, ठीक है। डेट एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। डेट के अंदर आपका क्या आ रहा है? डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स, क्या आ रहे हैं मेरे बच्चे? पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें आ गई आपकी। ऑल वेल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेट। क्या होता है मेरे बच्चे? ये डेट होता है। ऑल वेल डन। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला? बॉन्ड और आपका क्या हो गया? बॉन्ड्स के अंदर दो पार्ट होते हैं आपके। बॉन्ड और डिबेंचर्स में फ़र्क क्या है? डिबेंचर्स में पीरियोडिक इंटरेस्ट है, पर बॉन्ड्स में पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं है। एक ये फ़र्क है सिर्फ, बहुत बड़ा। दूसरा पॉइंट क्या? बॉन्ड दो टाइप के हैं। एक आपके पास क्या है? डीप डिस्काउंट, और एक क्या हो गया मेरे बच्चे? जीरो कूपन बॉन्ड। आइए जी, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, एक बार वापस कनेक्ट करते हैं। डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके? रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट बाय द कंपनी। डिबेंचर क्या है आपका? दैट इज ठीक है, वो एक्नॉलेज करता है डेट बाय द कंपनी। एक्नॉलेज का मतलब कंपनी मानती है कि उन्होंने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड, मतलब दैट इज कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे रीपे होगा वो सब स्पेसिफाइड होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिखा होता है कि आपकी रीपेमेंट कैसे होगी, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, और साथ में इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन पॉइंट आ गया, वो भी स्पेसिफाइड होता है हमारे। अब इट इज़ बोरोइंग फॉर द कंपनी, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन असेट्स, ठीक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको समराइज़ करें अच्छे से, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है? एक डेट होता है जिसको कंपनी एक्नॉलेज करती है। एक्नॉलेज का मतलब कंपनी मानती है कि हाँ, हमने आपको पैसे वापस देने हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है आपके पास? डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होता है आपके पास? दैट इज रीपेमेंट के बारे में प्लस इंटरेस्ट के बारे में पहले से स्पेसिफाई होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? फिक्स्ड होता है। और साथ में वो क्या होता है आपका? चार्ज होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? चार्ज। डेट एक बोरोइंग है कंपनी की, जनरली ये सिक्योर्ड होते हैं, इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इसकी रीपेमेंट भी फिक्स होती है, और सब चीज़ें पहले से बताई जाती हैं। कब? जब हम डिबेंचर को इशू, पर ऐसा नहीं होता शेयर्स के केस में। शेयर्स के केस में जब शेयर्स को इशू करते हैं, हम कब रीपे करेंगे शायद नहीं बताएंगे, किस प्राइस में रीपे करेंगे नहीं बताएंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड, सॉरी वहाँ पे डिविडेंड होता है, डिविडेंड कितना होगा हम नहीं बताएंगे। डिविडेंड वेरिएबल होता है, सिर्फ प्रेफरेंस का फिक्स होता है, और वहाँ पे भी कंडीशन क्या है? प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा। आई बात समझ? तो ये बहुत ब्रॉड डिफरेंस है दोनों के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ऑल वेल, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? जो डिबेंचर्स हैं उनको हम इशू करते हैं, ठीक है। उन डिबेंचर्स के रिडम्पशन भी होती है। डन। रिडम्पशन को भी हम भूल जाते हैं, हमारे सिलेबस से बाहर है। इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे होते हैं? दैट इज फॉर कैश, अदर देन कैश, एज कोलेट्रल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए फिलहाल के लिए। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे मेरे बच्चे?
फॉर कैश अदर देन कैश और साथ में एज कोलेट्रल। 3 तरीके से डिबेंचर्स को हम इशू करते हैं, ठीक है, फॉर कैश अदर देन कैश एंड एज कोलेट्रल, और कैन बी इशू टू वेंडर्स, ठीक है, कैन बी इशू टू प्रमोटर्स, ठीक है, प्रमोटर्स को भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रमोशन एक्सपेंसेस, मतलब जब कंपनी को स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम या तो शेयर्स या तो डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं। डन जी। अगर हम यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? सिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट, सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट, आप लिख लो ये चीज़। जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स। अनसिक्योर्ड क्या होते हैं? नॉट सिक्योर्ड बाय असेट्स। इनमें क्या होता है? लो रिस्क, और इनमें क्या होता है मेरे बच्चे? हाई रिस्क, ठीक है। जो सिक्योर्ड डिबेंचर है उसमें रिस्क कम होता है, जो अनसिक्योर्ड है उसमें रिस्क क्या होता है मेरे बच्चे? ज़्यादा होता है। रिस्क किसका पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ? फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जो इन्वेस्ट करता है पैसा, अगर वो सिक्योर्ड में इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क क्या होगा? कम हो गया। अनसिक्योर्ड में इन्वेस्ट करेगा रिस्क क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योर्ड डिबेंचर्स की, तो सिक्योर्ड के 2 पार्ट होते हैं, मैंने शायद बताया था आपको। फिक्स चार्ज, याद है कुछ? और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है? किसी को याद है कुछ? नहीं याद? बहुत अच्छी बात है। हम सपोज एक पर्टिकुलर असेट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? उसको चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या हो गया आपका? जहां पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ असेट्स। लाइक मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट क्या करा? डिबेंचर को इशू करा। एक लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट क्या करा? डिबेंचर को इशू करा, ठीक है। या फिर ग्रुप ऑफ असेट्स में क्या आ गए मेरे बच्चे? स्टॉक। स्टॉक कभी भी एक सिंगल असेट नहीं होता, स्टॉक मल्टीपल असेट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? बहुत सारे मल्टीपल असेट्स, ठीक है। तो उसको ग्रुप ऑफ असेट्स फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लोटिंग चार्ज। आगे रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, उसकी हम क्या करते हैं? रीपेमेंट कर देते हैं। रीपेमेंट आफ्टर सर्टेन ईयर्स, जो कि मैक्सिमम क्या होता है? 10 ईयर्स। मैक्सिमम क्या होता है मेरे बच्चे? 10 ईयर्स। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। रिडीम का मतलब रीपे। इररिडीमेबल, जिसकी रीपेमेंट होती है, इसकी रीपेमेंट होगी एट दी टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उस टाइम पे पेमेंट होती है इनकी, उसको इररिडीमेबल कहते हैं। इररिडीमेबल मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी वो रीपेमेंट नहीं होगी, बट जब कंपनी को बंद करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे रीपेमेंट होगी आपकी, तो वो होते हैं इररिडीमेबल। पर रियल लाइफ में सिर्फ हमारी कंट्री में रिडीमेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, इररिडीमेबल नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसके बाद रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर। नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर जो होता है वो गिवन होता है, गिवन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। और बियर में क्या होता है? नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर उसका नेम गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। किसके ऊपर? डीसी के ऊपर। डीसी क्या है? डिबेंचर सर्टिफिकेट।
दैट इज कॉल्ड बियरर। बियरर का मतलब यही है जिसके अंदर आपका क्या होता है, किसी का नाम गिवन नहीं है, तो उसमें बहुत ईज़ होता है हमें। वो ईज़ किस चीज़ का होता है कि लाइक आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और को। जब किसी का नाम ही नहीं है तो ईजिली ट्रांसफरेबल है। आई बात समझ? आप, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक शॉप पर गए, आपने चॉकलेट परचेज़ करी, तो इस पर किसी का नाम नहीं था, तो उसने इमीडिएटली आपको दे दी, मतलब वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई इमीडिएट पे। आपने पैसे दिए और सामान ले लिया, फ्री ट्रांसफ़र था। क्या ये फ्री ट्रांसफ़र? कितनी बार ऐसे होता है? बट ऑन दी अदर हैंड, जब कोई आप कार परचेज़ करते हो, क्या ऐसे होता है क्या? वो कार ऑलरेडी किसी और के नाम पर होती है। जब उससे परचेज़ करते हो आप, तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से जाकर, तो फ्री ट्रांसफ़र नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी किसी और के नाम पर है। क्या घर के केस में ऐसा होता है मैं पैसे दूँ अपना घर दे दो आप, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम होता है, तो वो रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है? हमेशा वो रजिस्टर्ड होता है। तो जो चीज़ किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको आप जब खरीदते हो अपने नाम पे रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उस पर प्रोसेस लेंदी होता है। पर बियरर का मतलब जहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं आपको चाहूँ इमीडिएटली कोई चीज़ सेल करना, तो मैं आराम से सेल कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन शॉर्ट, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? शेयर्स में। तो नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया? जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इन शॉर्ट की स्टोरी ये। लिख लो ये चीज, ऑल वेल। पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। एक रजिस्टर्ड और क्या होते हैं? एक बियरर। रजिस्टर्ड पे क्या गिवन होता है? नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर, और यहाँ पे इसका मतलब नहीं होगा। फिर उसके बाद दो टाइप के डिबेंचर, इशू के बेस पर और रिडम्पशन के बेस पर। इशू के बेस पर जो डिबेंचर्स हैं हमारे, वो सिक्योर्ड और क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड के अंदर दो पार्ट है, दैट इज फिक्स्ड और फ्लोटिंग। सिक्योर्ड बाय एसेट तो कॉमन है, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड नहीं है। फिक्स मतलब पर्टिकुलर एसेट, और यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। क्या होते हैं? पर्टिकुलर एसेट क्या हो सकती है? लैंड एंड बिल्डिंग। ग्रुप ऑफ एसेट क्या है मेरे बच्चे? स्टॉक। किसी को दिक्कत? फिर अगर हम रिडम्पशन की बात करें, तो रिडम्पशन के बेस पे जो डिबेंचर्स हैं हमारे पास, वो रिडीमेबल है और क्या होते हैं मेरे बच्चे? इरिडीमेबल। इनकी हम रीपे करते हैं इनको, पर रीपे कब करते हैं इसको? कंपनी की वाइंडिंग अप। रिडीमेबल जो डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, दैट इज कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये कन्वर्ट किस में होते हैं? शेयर्स में। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या मिलता है? कैश। यहाँ पर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। जब रिडम्पशन होगा क्या मिलेगा आपको? तो रिडीमेबल मतलब जिसकी हम रीपेमेंट करेंगे आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, याद करके जाना। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 100% है। MCQ आएगा, एक MCQ पक्का। तो ये आपको लर्न होना चाहिए अगले 3-4 क्लासेस तक। डन? ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, दैट इज कॉल्ड फॉर कैश में, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सर 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन आना ही आना है। कुछ अच्छा हुआ तो 6 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी। अब सबसे पहले
हम फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं इसके, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ आपको। 2 पार्ट होते हैं आपके। अगर हम फुल एप्लीकेशन, फुल मनी रिसीव्ड ऐसे बोल सकते, ऑन एप्लीकेशन जो चांसेस बड़े हाई हैं, या फिर कैसे मिलता है पैसा हमें, इंस्टॉलमेंट। अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुई ना बेटा तो एक एप्लीकेशन होगी, बस मैक्सिमम क्या होगी, एक अलॉटमेंट। ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर सारा पैसा मिल रहा है हमें एप्लीकेशन पर, सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ बोलूँगा मैं इशू प्राइस। क्या बोलूँगा मेरे बच्चे, इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस, जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस, राइट। कोई दिक्कत? अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपसे, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, इशू प्राइस। अगर इशू प्राइस ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कब आएगा, अगर इशू प्राइस ज़्यादा है, किससे, फेस वैल्यू से, राइट। अगर इशू प्राइस कम है तो मेरे बच्चे क्या आता है, डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड, आपका फेस वैल्यू से कम है अगर क्या मेरे बच्चा, मेरा इशू प्राइस। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही सबको, कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, दैट इज इस तरीके से वर्कआउट। तो ये हो गया। अब अगर आपके डिबेंचर्स रेडीमेबल एट प्रीमियम है, तो उस सिनेरियो में इन्होंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉस ऑन इशू, और यहाँ पे करोगे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आई बात समझ? तो यहाँ डेबिट में आएगा लॉस ऑन इशू और यहाँ पे क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है और लॉस भी है तो आपको दोनों को मर्ज करके लिखना है। क्या करना है, दोनों को मर्ज करके लिखना है, डिस्काउंट को, ठीक है, और किसको क्या, आपका लॉस ऑन इशू को। कोई दिक्कत? चलिए जी, ये वाली बात का आपने ध्यान रखना है मेरे बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट पर हम आते हैं, ठीक है, अगर आपके डिबेंचर्स जो इशू हो रहे हैं वो किस पर हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में हो रहे हैं, तो उस केस में फर्स्ट जो एंट्री होती है वो क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 40 रुपीज़ वो दे रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स 40 और 40। थर्ड एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या एंट्री होगी मेरे बच्चे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। जनरली जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है ना वो अलॉटमेंट ड्यू पर आता है। किस पे आएगा, अलॉटमेंट ड्यू पर। सपोज मुझे 40 रुपीज़ यहाँ मिल गया तो कितना मिलना है यहाँ पे, 60। अब से फॉर एग्जांपल मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे बच्चे, 70, और यहाँ कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो गया मेरे बच्चे, 10। ऑन दी अदर हैंड 60 का डिबेंचर है, मैं इशू कर रहा हूँ यहाँ पे 50 पे, अलॉटमेंट कितने की है, 50। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो गया मेरे बच्चे, 10। ये तो बात खत्म होगी किस चीज़ की, दैट इज आपका इशू की। बट यही डिबेंचर्स अगर रेडीमेबल है, किस पर, रेडीमेबल किस पर है, प्रीमियम पर है। किस पर है मेरे बच्चे, प्रीमियम पर है। तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम, सॉरी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू और क्या आएगा यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ऑल वेल, लॉस ऑन इशू और यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और एज यूजुअल आपको क्या ध्यान रखना है,
ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू, ये दोनों की दोनों अगर मर्ज हो जाएंगे साथ में होंगे तो आई बात समझ। मान लो डिस्काउंट है मेरा 10% और प्रीमियम है 5%, तो डायरेक्टली लॉस ऑन इशू बोलेंगे 15%। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? 15%। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, तो ये चीज़। और उसके बाद हम डिबेंचर अलॉटमेंट के थ्रू हम रिसीव करेंगे पैसा, तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? चलो जी, अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, ध्यान रखना। अब इस एंट्री के अंदर सबसे पहले बैंक आया। बैंक किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट होता है बेटा। क्या होता है मेरे बच्चे? एक टेम्परेरी अकाउंट। यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से भी कट कर दो, ये आगे बैलेंस शीट तक फॉरवर्ड नहीं होता, कट हो गया। डिस्काउंट और लॉस, ये लॉस है हमारा, तो ये राइट ऑफ हो जाएगा किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस से। याद है? राइटिंग ऑफ लॉस। डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी है, किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कहाँ आएगा ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है? और पीओआर कहाँ जाता है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई, बस मेरे पास अमेरिका की तरह पावर होती है एक इनकाउंटर करने की। गन रख के घूमो, इनकाउंटर कर दो। हाँ बेटा, कहाँ आएगा ये? पीओआर। पीओआर इज व्हाट? पीओआर क्या है ये? अदर, सही बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, याद करके जाना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बुक नंबर 3 में कवर अप करेगा। क्या बोलोगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आई बात समझ? थोड़ी चीज़ों को याद करना सीखो। अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो बताना चाहिए। ऑल वेल? ठीक है, तो ये बस हो गया कॉन्सेप्ट आपका। तो मैंने सब कॉन्सेप्ट बता दिए। बैंक आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन कहीं पर नहीं आता। डिबेंचर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है, पर अगर पूछेगा ये पर्सनल अकाउंट है। क्या मेरे बच्चे? पर्सनल अकाउंट है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। डिस्काउंट और लॉस दोनों हमारे लॉसेस हैं, दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होंगे। डिबेंचर मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और पीओआर क्या होगा मेरा? ठीक है। अब उसके बाद जो तुम वाइवा के लिए जा रहे हो, सुनो मेरी बात, ये एग्ज़ाम में अगर कोई ट्रिक करनी हो आपके साथ, जैसे आपको क्या पूछ लेगा? डिबेंचर का नेचर क्या है? डिबेंचर का नेचर क्या है बताओ? नॉमिनल है या रियल है? क्या ये? वेरी गुड। जो मैं ऑप्शन दूंगा वो आंसर ही नहीं होगा। बचा पर्सनल ना, तो क्या हो गया मेरे बच्चे? ये पर्सनल है। लाइब्रेरी सारी पर्सनल होती हैं, लाइब्रेरी सारी पर्सनल होती हैं। सर ऐसी चीज़ें सारी कवर अप करके जाओ। एग्ज़ाम में कुछ भी एक मार्क्स उस टाइम रह गया ना गलती से, तो बहुत दुख होगा, वो लाइफ लॉन्ग का रिग्रेट है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? अब ये बात हम बाद में, क्या नेचर क्या है इसका? आप तीनों मिलकर सोच लोगे कि बोल देंगे हम, कुछ तो होगा सर, एक पे तो हाँ करेंगे। ठीक है, चलो जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को मैं कवर अप करूँगा आपके साथ, बहुत चीज़ें ऐसी। ठीक है, आप ध्यान नहीं देते हम। पीओआर का नेचर क्या है? चलो जी, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको कि सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है वो। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने पूरा टॉपिक बताया, समझ आया आपको ये वाला? कोई दिक्कत? तो इसमें आपका इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन इसी पेज के अंदर ही आपका काम बन जाना चाहिए। इनफैक्ट फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी से हो जाएगा ये वर्कआउट। ठीक है, तो वैसे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट पार है, एट प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है, वो शॉर्टकट है ऊपर जो बताया पूरा का पूरा। आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट था, मतलब ये 1 और 2 आपको जैसे देखना देख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ आती है? इसी टॉपिक के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट को भी। इसको करते हैं हम डिबेंचर इंटरेस्ट को। अब नेक्स्ट पेज पर आपके स्पेस है ना,
आप लिख लो, मतलब इसी में लिख लो, आप नेक्स्ट पेज पर ही। आप कहीं पे इसको कैसे करोगे, आप पेज को करोगे, पेज को संभाल लेना बेटा, इसमें इन शॉर्ट यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आप लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट या तो ये ईयरली होगा या तो क्या होगा, ये हाफ ईयरली होगा, ठीक है। या तो ईयरली मिलता है या क्या मिलता है मेरे बच्चे, ये हाफ ईयर। अच्छा, हमारे पास स्पेस था ना शुरू में, तुमने वहाँ पे नहीं लिखा ये सारा, घर पे फिर कॉपी कर लेना इसको आप, जो मैं लिखवाया ना अभी पूरा डिबेंचर के पॉइंट, कॉपी कर लेना वहाँ पर, ये पूरी समरी दे दूंगा मैं तुम्हें आज, ठीक है। या तो ईयरली होगा या तो क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर डिबेंचर हम हाफ ईयरली दे रहे हैं 30/9, तो यहाँ पर आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है सर। अगर सर आप से फॉर एग्जांपल, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, आप प्योरली बिजनेस से बिलोंग करते हो तो इंटरेस्ट को ना समझाने वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ना रग रग में होता है इंसान की। अब इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पे, इनफैक्ट 3 फैक्टर पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है, बचपन से पढ़ा था आपने। एक तो अमाउंट कितना है, एक तो रेट क्या है, और थर्ड क्या है, टाइम फैक्टर। थर्ड क्या है, टाइम फैक्टर। अमाउंट और रेट तो क्वेश्चन में गिवन होता है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। किस में मिलता है मेरे बच्चे, फेस वैल्यू पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट चेक करो, प्लस T/12, क्या करोगे, T/12। वैसे डिबेंचर 1 अप्रैल से होंगे हमेशा, क्या होंगे मेरे बच्चे, 1 अप्रैल से। बट से फॉर एग्जांपल डिबेंचर 1 अप्रैल से ना होके 1 मई को इशू हुए, जानबूझ के ट्रिक करेगा वो, 1 मई को इशू हुए, तो 1 मई का मतलब क्या हो गया, 1 में 30/9 कितने, 5 मंथ्स होते हैं ना, तो कॉमन सेंस लगाना वहाँ पे। 1 जून को इशू हुए, 1 जुलाई को इशू हुए, तो 1 डिबेंचर इशू कब हुए और हम इंटरेस्ट कब दे रहे हैं, उसके टाइम गैप आपको देखना आना चाहिए, बिकॉज ये पार्टनरशिप में भी हेल्प करेगा आपको। राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब ये सेम एंट्री पास होगी आपकी कब, 31 मार्च को, सेम एंट्री। तो ये सेम एंट्री 31 मार्च को आएंगी, दोनों एंट्रीज, अब टिक कर लो ऐसे ही। बट 31 मार्च को एक एडिशनल एंट्री आएगी जो आपने ध्यान रखना है, वो क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे बताओ। डिबेंचर होल्डर टू बैंक के बाद एक और एंट्री होती है, वही तो एंट्री करवा रहा हूँ, वो डिबेंचर होल्डर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इसमें दोनों इंटरेस्ट जाएंगे बेटा आपके, दोनों इंटरेस्ट मतलब एक 30/9 तक वाला भी और एक 31 मार्च वाला भी। अब क्वेश्चन एक आया था CBSE के अंदर एक बार, डिबेंचर इशू कब हुए, लिख लिया बेटा आप सबने ये। एक क्वेश्चन आया आपके पास CBSE में कि सर इशू हुए 1 अप्रैल को, फर्स्ट इंटरेस्ट है 30/9 को, फर्स्ट इंटरेस्ट कब है 30/9 को, और फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को। ये इंटरेस्ट हो गया, ये भी, और क्या हो गया मेरे बच्चे, ये भी। ऑल वेल, आई बात समझ। ऑल वेल। अब यहाँ पर है, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है ये पढ़ना है आपने। अगर बोल रहा है रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ कि पास बोलेगा जर्नल एंट्री फॉर द ईयर, या फिर पास जर्नल एंट्री, ऐसे बोलेगा वो, एट द टाइम ऑफ इशू,
तो इसका मतलब क्या हो गया, खाली इशू की एंट्री पास करनी है, बाकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पास जर्नल एंट्री, ठीक है, फॉर द ईयर, तो मतलब ये भी और ये भी। फिर बोलेगा पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट, IOD, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करनी है। वो एक चीज बोलेगा, पास जर्नल एंट्री फॉर सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर क्या हो गया, ये हो गया। सेकेंड हाफ ईयर में इंटरेस्ट दिया, सिर्फ क्या दिया हमने, इंटरेस्ट। 2 एंट्री होगी इंटरेस्ट की, बट जो थर्ड एंट्री पास होगी ना, कौन सी वाली, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो दोनों अमाउंट आएंगे उसमें, चाहे इसकी एंट्री पास करी या नहीं करी। ये एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, शायद आपके कभी आया हो, ये मुझे पता नहीं। तो ये वाली बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। डन। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था आपका। ऑल वेल, कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद साथ में क्या आ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट, हाफ ईयरली और ईयरली कुछ भी हो सकता है। और ईयर एंड में डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद आपका राइटिंग ऑफ लॉस, क्या करते हैं हम, राइटिंग ऑफ लॉस, पता ही चीज़, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। सर लॉस ऑन इशू एक ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, पता है आपको, डिस्काउंट भी आता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आता है। डिस्काउंट है 5% और प्रीमियम रिडम्पशन है 10%, तो लॉस ऑन इशू कितना है मेरे बच्चे, 15%। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। राइटिंग ऑफ लॉस करना है तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड प्रियोरिटी क्या होती है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप मुझे बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्यों यूज़ कर सकते हैं सर, क्योंकि ना आपको याद हो सेक्शन 52 हमें अलाउ करता है, किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 52 में लिखा है ये चीज़। सेक्शन 52 याद है तुम्हें, नहीं ना, याद है, शेयर से पढ़ा था हमने। पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम याद करो, मैंने बताया था। एक तो 2B बायबैक और बोनस। बायबैक किसका, ऑफ शेयर्स का। बोनस कौन से होना चाहिए, फुली पेड। याद आया कुछ पार्टली पेड। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, एक्सपेंडिचर नहीं, क्या कैपिटल लॉसेस। अब कैपिटल लॉस के अंदर कौन सा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P लिख रहा हूँ। और उसके बाद क्या था आपके पास, डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, लॉस ऑन इशू, ठीक है। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया, एक ऐसे कर देते हैं, ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर कमीशन वाला पॉइंट, फिर डिस्काउंट या लॉस वाला पॉइंट, और लास्ट में क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सेक्शन 52 याद हो गया, कोई दिक्कत, पक्का। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब एंट्री क्या होती है इसकी, बहुत इजी एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू। और एक बात बोलूं, जर्नल रिजर्व भी यूज़ कर सकते हैं, आपके सिलेबस में बता नहीं रखा, पर गलती से कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, आपको पता होना चाहिए जर्नल रिजर्व भी यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत। इनफैक्ट कैपिटल रिजर्व को भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बस। तो ये हो गया राइटिंग ऑफ लॉस। क्या हो गया मेरे बच्चे, राइटिंग ऑफ लॉस, कोई दिक्कत, पक्का। आपके पास बुक नहीं है बेटा, अच्छा। तो फर्स्ट हमने सीखा इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सेकंड क्या सीखा हमने यहाँ पर, दैट इज़ अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। थर्ड क्या, राइटिंग ऑफ लॉसेस, समझ आते हैं सारा। उसके बाद हटा दूँ उसको, कर लिया। फोर्थ पॉइंट आ जाओ, फोर्थ पॉइंट
अदर देन कैश। अभी कॉन्सेप्ट ना शेयर्स में भी है और डिबेंचर्स में भी है, ठीक है। क्या डिबेंचर्स का फोरफीचर पॉसिबल है? नहीं है, ध्यान रखना। डिबेंचर फोरफिट नहीं हो सकते, पुराटा वगैरह सब कुछ उसका इसके अंदर, पर फोरफिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, या तो हमने एसेट लिया या तो हमने बिजनेस परचेज किया। बिजनेस परचेज करते वक्त, ठीक है, या तो पीसी गिवन होगा, पीसी पता है, या पीसी गिवन नहीं होता। अगर पीसी गिवन होता है तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व होती है बैलेंसिंग फिगर, ध्यान रखना। और पीसी गिवन नहीं है तो उस केस में गुडविल या बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, वहाँ पर हमारी बैलेंसिंग फिगर ही हमारी पीसी होगी। और यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आता। क्या कहते हो, क्लियर है एकदम? आई बात समझ? आप अपने अकॉर्डिंग लिखो जो आपको लगता है कंफर्टेबल है और आपको लाइक हेल्प करेगा बाद में। बिजनेस परचेज, अब आ जाओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आ जाओ। हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर वेंडर का नेम, आपको ना दो नेम गिवन हो सकते हैं, जो परचेज कर रहा है उसका नाम, तो लाइक इन दी बुक्स ऑफ वो लिखना पड़ेगा, इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड सपोज, और जिससे परचेज कर रहे हो वेंडर है वाई, तो वो लिखना पड़ेगा। वो ध्यान रखना, वो कंफ्यूज वेंडर वर्ड नहीं। या फिर हमने पूरा बिजनेस परचेज करा, बिजनेस परचेज, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, टू लाइबिलिटीज। और यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। यस और नो? गुडविल या फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, असेट्स मान लो 10 लाख के हैं, लाइबिलिटी मान लो 1 लाख की है, वेंडर को पे कर रहे हैं हम 8 लाख, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। क्या आ गया मेरे बच्चे, 10 लाख, और ये आ गया 1 लाख, और वेंडर को पे कर रहे हैं हम 11 लाख। कितना पे कर रहे हैं हम, 11 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख की क्या आ गई मेरे बच्चे, गुडविल। अगर देखो नेट एसेट्स क्या होते हैं इसके अंदर, आपके हमारे एमसीक्यू भी आते हैं। नेट एसेट्स मतलब क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो नेट एसेट्स हैं। अगर हमारे पास पीसी ज़्यादा है नेट एसेट से, ध्यान रखना, क्या है मेरे बच्चे, पीसी ज़्यादा है किससे, नेट एसेट से। पीसी ज़्यादा है नेट एसेट से तो क्या होती है, गुडविल। और पीसी कम है किससे, नेट एसेट से, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। यस और नो? पक्का पक्का? सबको समझ आया यहाँ तक? 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या होता है, अब हमारे पास वेंडर को पेमेंट करनी है हमने, तो वेंडर अकाउंट डेबिट या तो 2 शेयर्स आते हैं या तो क्या आता है मेरे बच्चे, डिबेंचर। कॉन्सेप्ट वही है, दोनों में कॉमन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है जी, वेंडर को हमने पे करना है, सपोज से फॉर एग्जांपल 7,20,000। कितना पे करना है, 7,20,000। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर ये डिबेंचर्स या शेयर्स इशू हुए पार पे, किस पे इशू हुए मेरे बच्चे, पार पे, तो 7,20,000 आ गया, पर वो ऐसा करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, 7,20,000 हमने पे करने वेंडर को,
और हमने जो शेयर्स या डिबेंचर है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करें, तो हमें ना एन निकालना पड़ता है। व्हाट इज एन एयर? नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। एन इज नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। अच्छा, कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए। सपोज हमने उसको 10 लाख देना था, 10 लाख में से हमने 2 या 3 लाख हमने कैश दे दिया या चेक के थ्रू दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दे दिया, तो उसकी एंट्री अलग हो जाएगी। तो बैलेंस के लिए हम वर्कआउट करेंगे यहाँ से। तो अमाउंट पेबल माइनस अगर हमने कोई कैश पेमेंट करी है, क्या करिए, कोई कैश पेमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, अपॉन इशू प्राइस। अच्छा, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज इशू प्राइस, व्हाट इज इशू प्राइस, आप बताओगे मुझे बेटा व्हाट इज इशू प्राइस? हाँ, शेयर इशू करें हैं, जिस प्राइस पे हमें शेयर इशू करें, दैट कैन बी मोर देन फेस वैल्यू, दैट कैन बी लेस देन फेस वैल्यू, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो इशू प्राइस में क्या हो सकता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, राइट? अब मेरी बात समझना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये हो गया 7,20,000 आ गया। हाँ, अब यहाँ पे मान लो हमने 20% प्रीमियम पे शेयर इशू करे, तो डिवाइड बाय 120 या 12 जो भी कर लो आप, 120 कर देते हैं। कितना है मेरे बच्चे, ये प्रीमियम पे था 7,20,000 डिवाइड बाय 120, कोई बच्चा बताया कितना आया? 6,000 आया, यस। तो यहाँ पर आ गया 6 लाख और यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000। कोई दिक्कत? केस नंबर 3, हमने डिस्काउंट पे इशू करा। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट पे भाई डिबेंचर तो इशू होते ही नहीं है, डिस्काउंट पे सॉरी शेयर्स नहीं इशू होते। कौन से ऐसे शेयर हैं तन्वी, कौन से ऐसे शेयर हैं जो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? वेरी गुड, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर मेरा बच्चा है, ठीक है, तो मुझे बताएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो एम्प्लॉइज को इशू करते हैं एट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू। वेरी गुड, जो एम्प्लॉय को इशू करते हैं एट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू और फ्री ऑफ कॉस्ट भी, राइट। उसके अगेंस्ट में इसॉप होता है। इसॉप क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को इशू करते हैं, पहले याद करो किस पे करते हैं, एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। दोनों एम्प्लॉयज़ को इशू होते हैं सिमिलैरिटी, पर एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के जाओ, मैं गारंटी बता रहा हूँ। और मेरा वाला बच्चा है तो क्या, सेक्शन 52 क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 होता है डिस्काउंट, 54 होता है क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होता है? स्वेट इक्विटी। सेक्शन 54 इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो जी। अब ये चीज़ हो गई, तो 7,20,000 और 7,20,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा मेरे बच्चे, ये मान लो 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90। हमने डिस्काउंट पे इशू करा, डिस्काउंट था 10% सपोज, तो 90 हो गया, तो कितना आ गया, 8,000। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ गया 8 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 80,000, राइट? कितना आएगा? 80। तो 8,000 इंटू 10, राइट। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? कैपिटल लॉस। क्या होता है? और यहाँ पे भी हो सकता है, ये कैपिटल लॉस है, इसको राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी तो कॉन्सेप्ट आ सकता है, राइट ऑफ करो इसको, ये भी तो लॉस है। और ये हक इसको कहाँ से मिला? सेक्शन 52 से। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। वो शेयर्स को इशू करा, प्रीमियम मिल गया, वो प्रॉफिट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, और हमने क्या करा, शेयर्स को इशू करने के बाद, दैट इज डिबेंचर इशू करे, वो डिस्काउंट पे इशू हुए, वो क्या हो गया? लॉस। तो वो था कैपिटल प्रॉफिट, ये था कैपिटल लॉस। दोनों को राइट ऑफ कर सकते हैं आपस में। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? जो कभी कभी होते हैं, जो रोज़ नहीं होते। जो रेगुलर प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्या है मेरे बच्चे? रेवेन्यू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। जो जर्नल रिजर्व है रेवेन्यू प्रॉफिट है। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो मैंने बिजनेस से कमाया है, पर ये बिजनेस से कमाया है, जो शेयर को इशू करा है। शेयर को इशू करना मेरा बिजनेस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऐसा बोलूँ, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट। जो हमने गलती से फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग से कमाए प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ लाइक सॉरी प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कैपिटल प्रॉफिट है। क्या है? और कैपिटल प्रॉफिट को हम यूज़ कर सकते हैं, और कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल रिजर्व भी क्या है कि शेयर को रीइशू करने का प्रॉफिट है, शेयर्स को रीइशू। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? तो पूरी कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ बैठ कर मैं, इतना डाउट कि डिबेंचर के 4 पॉइंट्स हार्डली। हाँ जी, बात समझ आती है? बस इसको रिटेन रखो माइंड में, जो बातें बोल रहा हूँ मैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, डन। अब मुझे बताओ यहाँ तक ठीक था? ठीक है कोई दिक्कत? तो ये हो गया 8000, तो यहाँ तक ठीक है। तो ये हमने ख़त्म कर लिया क्या अपना इशू अदर देन कैश। एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो टॉपिक क्या है मेरे बच्चे हमारा? कोलैटरल सिक्योरिटीज़। सर कोलैटरल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मतलब क्या होता है? एडिशनल। अब मैंने लोन लिया, ध्यान रखना, लोन लिया 10 लाख का, और लोन के अगेंस्ट मैंने लैंड एंड बिल्डिंग रखवाई एज अ सिक्योरिटी। सिक्योर्ड हो गए, ठीक है, लोन सिक्योर्ड हो गया। मान लो वो 8 लाख की है, तो मुझे कभी भी 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको कहते हैं हम प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी वर्ड समझते हो? प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल। ठीक है, और मुझे डिबेंचर इशू करने पड़े, मान लो 3 लाख के ले लिए, क्योंकि वो 2 लाख के लिए एक्स्ट्रा ही मांगेंगे, 3 लाख के डिबेंचर दिए, इसको सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलेंगे, जिसको कोलैटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोलैटरल। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास? दैट इज, ये हमने सिर्फ रखवाए हैं, ये मेरा ट्रांजैक्शन था। क्या था मेरा बच्चा? ये ट्रांजैक्शन था, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? तो वो बोल रहा है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? इसको तो सेम एंट्री करेंगे, बैंक टू बैंक लोन की तो एंट्री होगी, बट कह रहे इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? डिबेंचर्स की। तो कह रहे फर्स्ट प्रियोरिटी मेरी पता है क्या होनी चाहिए इसकी, जो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिबेंचर की, इसकी नो जर्नल एंट्री। इसकी एंट्री पास नहीं करो यार, इसकी एंट्री पास मत करो। कहाँ दिखाओगे इसको? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ दिखाओगे? अब नोट्स टू अकाउंट्स कौन से वाले? अब जैसे शेयर कैपिटल का एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है, डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं? सॉरी, लोन कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट्स टू अकाउंट्स किसका? किसका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होंगे? बैंक लोन। क्या होगा? बैंक लोन के नीचे लिख देंगे हमने इतने डिबेंचर इशू करे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो नोट्स टू अकाउंट्स हर एक का अलग अलग होता है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद अगर जर्नल एंट्री पास कर भी रहे हो तो कह रहे कर दो, एक फॉर्मेलिटी वाली एंट्री है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, पर इसके ऊपर नो इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हम पे नहीं करते। और इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही दिखाते हैं जाके, डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस। तो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं हमारे पास? 2 ऑप्शन, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। पहले अगर समझदार बच्चा सिर्फ ये सारी बातें ही पढ़ के जाएगा, जब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैप्टर के अंदर, 6 से 7 मार्क्स का आएगा हमारा। डन। तो लिखना है, जल्दी से लिख लो इस चीज़ को, ठीक है? जब जर्नल एंट्री पास होगी तब भी हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। प्रेजेंटेशन देंगे एक, मैं दिखाता हूँ अभी, पहले इसको करो आप, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। देखो ये सारा कुछ ऐसे दे रखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है, इलैबोरेट वे में, ठीक है। बाकी शॉर्ट समरी मैंने लिखवा दी इन सब चीज़ों की। आई थिंक इसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ इसकी। आप नोट्स टू अकाउंट्स लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें लिखोगे बैंक लोन, राइट। मान लो बैंक लोन है 10 लाख का, तो आउटर कॉलम में आके 10 लाख, नीचे लिखोगे हमने इशू करे, मान लो 10% डिबेंचर्स है ऑफ ₹12 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बस इतना लिख के छोड़ दोगे, ये आंसर होगा। अप्रोच 2 का आंसर क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? बैंक लोन, वो तो आएगा ही आएगा, कितना? 10 लाख। तो डिबेंचर सस्पेंस कितने का है? 12 लाख, माइनस
डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस 12 लाख। बाहर क्या हो गया? नील। बात समझ आई? तो ऐसे करके इस वाले केस में यहाँ पे नो जर्नल एंट्री थी और यहाँ पे क्या थी मेरे बच्चे? जर्नल एंट्री। यस, ऑल वेल। अब आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? हो गया बेटा यहाँ तक? जल्दी कर लो इसको। देखो बेटा, इसके अंदर मुश्किल से 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने 24 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है एक टेस्ट पेपर का, तो आप 20 मिनट्स में भी इन्फेक्ट कर सकते हो। 24 नहीं, उल्टा आधा टाइम हो गया। तो शेयर्स का बहुत आधा टाइम लगना चाहिए इसके अंदर। डन। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप टेस्ट पेपर 1 से लेकर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 टेस्ट पेपर आप करके आओगे इसके। कोई दिक्कत? 3 टेस्ट पेपर करके आओ, 1-2 हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्कआउट हो जाएगा आपका। डन जी। तो ये 3 टेस्ट पेपर आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। ऑल वेल। कौन सी? लास्ट वाली ये कर लो आप।